मैं हनी गोराई आप सबका स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। हमारा जो आज का टॉपिक है वो यामिनी वंश है। क्या है? यामिनी वंश। यानी इस वीडियो में हम यामिनी वंश को देखने वाले हैं। अब यामिनी वंश को ही गजनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? गजनी साम्राज्य के नाम से जानते हैं। अब गजनी साम्राज्य का जो स्थापना किसने किया, यानी इसका संस्थापक कौन है? तो गजनी साम्राज्य का संस्थापक अल्पतगीन है। कौन है? अल्पतगीन। यानी अल्पतगीन के द्वारा गजनी साम्राज्य का स्थापना किया गया। तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं। ये हो गया हमारा अल्पतगीन। अब अल्पतगीन के द्वारा जो साम्राज्य का स्थापना किया गया उसका राजधानी गजनी रखा गया। यानी इसका जो राजधानी है वो गजनी है, ना कि इसका साम्राज्य का नाम गजनी है। लेकिन आगे जाकर हम गजनी के नाम से ही इस साम्राज्य को जानते हैं। बहुत ही कम इंसान है जो कि यामिनी वंश के नाम से जानते हैं। तो चलिए गजनी को भी यहाँ पे लिख देते हैं, जो कि राजधानी है। तो ये हो गया हमारा गजनी। अब देखिए अल्पतगीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है नहीं। तो अल्पतगीन जो है वो एक गुलाम है। क्या है? गुलाम है। और किसका गुलाम? ना, ये अब्दुल मालिक नामक एक व्यक्ति का गुलाम है। ठीक है। देखिए गुलाम होने के बावजूद भी इतना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। तो चलिए ये हो गया अल्पतगीन। अल्पतगीन के बाद आ जाता है शुबुकुतगीन। कौन आ जाता है? शुबुकुतगीन। ये जो शुबुकुतगीन है ये अल्पतगीन का दास है। कौन है? दास है। यानी ये भी एक गुलाम ही है, लेकिन गुलाम होने के बावजूद भी ये भी कैसे आगे आ गया? तो चलिए ये एक बहुत ही रोचक तथ्य है, इसको भी हम जान लेते हैं। तो देखिए अल्पतगीन जो है आपका जाके अपना पुत्री का विवाह शुबुकुतगीन के साथ कर देता है, क्योंकि शुबुकुतगीन जो है ये बहुत ही बुद्धिमान, साथ के साथ एक योग्य इंसान था, जिसके कारण शुबुकुतगीन के साथ अपना पुत्री का शादी करवा देता है अल्पतगीन। ठीक ना? मतलब अब दास के साथ साथ दामाद भी बन जाता है। ठीक ना? क्या बन जाता है? दामाद भी बन जाता है। लेकिन अल्पतगीन जो है अपना उत्तराधिकारी ये शुबुकुतगीन को नहीं बनाता है। शुबुकुतगीन को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाता है। लेकिन देखिए क्या होता है ना, ये अपने पुत्र को बनाता है। यानी अल्पतगीन जो है अपना उत्तराधिकारी अपने पुत्र को ही बनाता है। लेकिन 2-4 दिन रहने के बाद ये शुबुकुतगीन के द्वारा उसे हटा दिया जाता है और शुबुकुतगीन गजनी के गद्दी पर अपना अधिकार बना लेता है और अपना राज्य चलाने लग जाता है। मतलब समझ गए कि शुबुकुतगीन किस प्रकार से गद्दी पर बैठा। तो चलिए ये हो गया शुबुकुतगीन। अब देखिए शुबुकुतगीन गद्दी पर कब बैठा? तो शुबुकुतगीन गद्दी पर बैठा 977 ईस्वी में। तो शुबुकुतगीन का जो कार्यकाल है वो स्टार्ट हो जाता है 977 ईस्वी से, और ये कब तक बना रहता है ना, हमारा बना हुआ रहता है 998 ईस्वी तक। कब से कब तक? 977 से 998 ईस्वी तक शुबुकुतगीन का शासन चलता है। तो चलिए आइए लिख देते हैं यहाँ पर 998। ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके बीच में शुबुकुतगीनी का उतना कुछ खास है नहीं। इसमें से एक टिप्पणी हम देखेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो वो क्या है ना, देखिए शुबुकुतगीन जो है ये आपका जगह एक तुर्क शासक है। कौन है? तुर्क शासक है। और इसके द्वारा सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया गया। यानी जो हम कह सकते हैं कि भारत पर पहला तुर्क आक्रमण शुबुकुतगीनी के द्वारा ही किया गया, जो कि आपका जाके इम्पोर्टेंट आ जाता है, क्योंकि ये पहला आक्रमण था, जिसके कारण ये VVI भी बन जाता है। अब देखिए ये जो पहला आक्रमण किया ये कहाँ पर किया? ये तो डायरेक्ट दिल्ली में कर नहीं सकते हैं, वो तो आपका जाके दूर है, तो ये अगल बगल में ही कहीं करेंगे। तो वो किया था पंजाब में। यानी इसके राज्य से सटा हुआ राज्य था जो कि पंजाब, और पंजाब में ही ये पहला आक्रमण किया था। आइए लिख देते हैं यहाँ पर। अब इसने तो पंजाब पर आक्रमण किया, लेकिन इस समय यहाँ का शासक कौन था? तो यहाँ का शासक इस समय जयपाल नामक एक राजा था। यानी पंजाब का जो शासक था कौन था? जयपाल था। और इन्होंने जयपाल पर ही अपना पहला आक्रमण किया था। तो ये हो गया हमारा जयपाल और नीचे हो गया हमारा पंजाब। तो देखिए शुबुकुतगीनी का बस इतना ही था।
अब आगे चलते हैं तो सुबकतगीन के बाद आ जाता है मोहम्मद गजनबी। कौन आ जाता है? मोहम्मद गजनबी, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हमारे भारत के लिए। अब देखिए मोहम्मद गजनबी जो है ये खुरासान का शासक था आपका जाके सुबकतगीनी के समय, यानी सुबकतगीन के समय ये खुरासान का शासक के रूप में कार्य कर रहा था। जैसे ही मोहम्मद गजनबी ने अपना सीट खाली देखा, यानी सुबकतगीन का देहांत हो गया, वैसे ही जाकर गद्दी में बैठ गया। लेकिन यहाँ से एक आपका जाके इतिहास खड़ा हो जाता है, और वो क्या इतिहास है ना, आपका जाके सुबकतगीन के द्वारा मोहम्मद गजनबी को अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया जाता है। तो सुबकतगीन किसको अपना उत्तराधिकारी बनाता है? न बनाता है अपना लड़का जो है इस्माइल को अपना उत्तराधिकारी बना देता है। ठीक है, तो आइए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया इस्माइल, जो कि सुबकतगीन के द्वारा उत्तराधिकारी बनाया जाता है। लेकिन ये जो है अयोग्य होने के कारण मोहम्मद गजनबी इसे हटा देता है और बंदी बना लेता है और गद्दी में बैठ जाता है मोहम्मद गजनबी, जबकि ये दोनों ही सुबकतगीन का ही पुत्र हैं, और जिसके कारण मोहम्मद गजनबी को उसके जनताओं के द्वारा बहुत सारे विरोध का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इन्होंने अपने भाई को हटा दिया था गद्दी से और बंदी बना लिया था। अब देखिए ये क्या करता है मोहम्मद गजनबी, न खलीफा के पास चल जाता है। अब वो कहानी आगे हम जानेंगे, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे। मोहम्मद गजनबी खलीफा के पास चले जाते हैं। अब देखिए खलीफा क्या है, तो खलीफा जो होते हैं वो मुस्लिमों के धर्मगुरु होते हैं, यानी धर्म के रक्षक होते हैं। अब कुछ मीटिंग होने के बाद खलीफा द्वारा उनको कुछ उपाधि दिया जाता है। वो उपाधि को आइए देख लेते हैं। तो वो उपाधि पहला क्या है ना, देखिए यामीन उद्दौला। क्या हो गया? यामीन उद्दौला, जिसका अर्थ होता है साम्राज्य का दाहिना हाथ। क्या अर्थ होता है? साम्राज्य का दाहिना हाथ। आइए यहाँ पर लिख देते हैं। तो ये हो गया साम्राज्य का दाहिना हाथ। अब देखिए इसके बाद और एक उपाधि दिया जाता है, वो क्या है आइए देख लेते हैं। तो वो हो गया यामीन उल मिल्ला। क्या हो गया? यामीन उल मिल्ला, जिसका अर्थ होता है मुस्लिमों का संरक्षक। क्या होता है जिसका अर्थ? मुस्लिमों का संरक्षक। आइए वो भी लिख देते हैं। सॉरी, तो ये हो गया मुस्लिमों का संरक्षक। इसके बाद एक और उपाधि दिया तो आगे जो और एक उपाधि आ जाता है वो आ जाता है क्या? सुल्तान का उपाधि आ जाता है। और ये जो सुल्तान का उपाधि है ये मुगलों के द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब ये बहुत ज़्यादा फेमस होता है और ये बहुत लंबा टाइम तक चलता है। उसके बाद क्या होता है ना, मुगलों द्वारा ख़त्म कर दिया जाता है और मुगल सुल्तान को हटाकर बादशाह का उपाधि धारण कर लेता है। किसका धारण करता है ना? बादशाह का उपाधि धारण कर लेता है। अब देखिए ये जो उपाधि दिया गया एक खलीफा के द्वारा दिया गया, तो ये कौन खलीफा था, यानी उसका नाम क्या था? तो उसका नाम था आपका जाके अल कादिर बिल्ला। यानी ये सब उपाधि अल कादिर बिल्ला के द्वारा मोहम्मद गजनबी को दिया गया। अब देखिए आगे चलते हैं। आगे क्या है न, मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया। कितना बार आक्रमण किया? 17 बार आक्रमण किया। अब इसका जानकारी किसने दिया? ऐसे तो नहीं हम बोल दिए आपको, आप दूसरे को पास कर दिए, ऐसे तो होता नहीं है। आपको साक्ष्य रखना पड़ेगा तभी इतिहास में इसको पढ़ाया जाएगा। तो इसका जो पूरा साक्ष्य के साथ बताया किसने न? सर हेनरी इलियट के द्वारा ये बताया गया। किसने बताया? सर हेनरी इलियट ने यह बताया कि मोहम्मद गजनबी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया, और इसका पूरा का पूरा प्रूफ एकदम दिया है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर से बता दिया है। अब देखिए इसका उद्देश्य चले जानते हैं। मोहम्मद गजनबी ने इतना ज़्यादा बार भारत पर क्यों आक्रमण किया? अब देखिए ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। कहाँ जाना पड़ेगा? पीछे जाना पड़ेगा। अब देखिए पीछे में क्या है ना, देखिए सुबकतगीन ने जो आपका जाके भारत पर पहला आक्रमण किया था, उस समय
जो युद्ध हुआ था उसमें कोई निर्णय नहीं आया था, यानी ना सुबकतगिनी आपका जगह जीत पाया, ना ही आपका जगह जयपाल जीत पाया। ये जो निर्णय रहा बराबर रहा, लेकिन बराबर रहने के बावजूद भी सुबकतगिन को कुछ धन मिल गया था, जो कि अपना राज्य लेके आ गया, जिससे मोहम्मद गजनबी प्रभावित हो गए थे। और मोहम्मद गजनबी को ऐसा लगने लगा कि भारत बहुत ही समृद्ध देश है, वहाँ पर बहुत सारा धन मिल सकता है हमें, अगर वहाँ पर हम आक्रमण कर दें और आक्रमण में सफल हो जाए तो, जिसके कारण मोहम्मद गजनबी भारत पर बार बार आक्रमण करता रहा और सही में बहुत सारा धन अपना राज्य लेकर भी चला गया। अब देखिए इसका उद्देश्य में क्या आता है, न धन लूटना, साथ के साथ इसका और एक उद्देश्य हो जाता है, वो क्या है, न आपका जगह मध्य एशिया में अपने शासन को मजबूत बनाना। ये तो आपका जगह फिलहाल सब राजाओं का मतलब उद्देश्य में आ जाता है। लेकिन इससे और एक रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, वो क्या है ना आपका जाके, क्या मोहम्मद गजनबी का ऐसा कोई उद्देश्य था कि वो अपना राज्य का विस्तार करे? तो राज्य के विस्तार में मोहम्मद गजनबी का कोई उद्देश्य नहीं था। नहीं तो अगर ऐसा कोई उद्देश्य होता तो वह भारत पर जरूर शासन करता, क्योंकि उसने 17 जो आक्रमण किया भारत पर, उसमें लगभग सभी में सफल रहा। लेकिन इसका कोई ऐसा उद्देश्य नहीं था, वो मान लिया और अपना राज्य गया, बस यही इसका काम था, यानी लूटो और अपना राज्य को समृद्ध बनाओ। तो चलिए ये हो गया खत्म। आगे देखिए प्रमुख आक्रमण जान लेते हैं। तो प्रमुख आक्रमण जानने के लिए सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा मोहम्मद गजनबी का शासनकाल, यानी ये गद्दी पर कब बैठा और कब से कब तक रहा। तो मोहम्मद गजनबी जो गद्दी पर बैठा वो आपका जाके 998 ईस्वी में बैठा। कब बैठा? 998 ईस्वी में बैठा, ठीक है। और 998 से कब तक बना रहा न, ये बना रहा 1030 ईस्वी तक बना रहा। इधर लिख देते हैं, ठीक है, मतलब इतना लंबा इसने शासन किया। अब देखिए ये तो आपका जगह 998 में बन गया, लेकिन ये जो पहला आक्रमण भारत पर किया वो किया 1000 में, और इसका अंतिम जो आक्रमण हुआ वो हुआ आपका जाके 1027 ईस्वी में। मतलब 1000 से लेकर 1027 तक भारत पर लगातार आक्रमण करता रहा। तो चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे प्रमुख आक्रमण को देखेंगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं आगे हम प्रमुख आक्रमणों को देखेंगे। तो मोहम्मद गजनबी ने जो आपका जगह आक्रमण करना स्टार्ट किया वो 1000 ईस्वी से, और इसका अंत क्या 1027 ईस्वी में, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए इन्होंने जो पहला आक्रमण किया वो 1000 में किया, और किसके ऊपर किया ना, ये पंजाब के ऊपर किया। और इस समय पंजाब का जो शासक था वो जयपाल ही था। मतलब समझ रहे हैं इसको कितना दुख मिला है, क्योंकि सुबकतगिन ने भी आपका जाके जो आक्रमण किया था वो पंजाब पर किया था, और उस समय जो शासक था वो जयपाल ही था। और इसके बाद जो आ जाता है गजनबी ने जो आक्रमण किया, पहला आक्रमण वो भी पंजाब पर किया, और यहाँ का जो शासक था वो जयपाल ही था। मतलब जयपाल को एकदम पूरा तोड़ के रख दिया, जिसके कारण इसका पूरा मानसिक हालत खराब हो जाता है। बाद में इन्होंने सुसाइड कर लिया होता है, यानी इसने आत्महत्या कर लिया। अब देखिए चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या है ना, आपका जगह 6ठा नंबर आक्रमण जो कि आपका जाके इंपॉर्टेंट होता है। 6ठा नंबर जो आक्रमण किया गया मोहम्मद गजनबी के द्वारा वो 1008 ईस्वी में किया गया, और यह आनंद पाल के ऊपर किया गया। किसके ऊपर किया गया? आनंद पाल के ऊपर किया गया। और ये आनंद पाल कौन है, ये इंपॉर्टेंट क्यों बनता है? ये आनंद पाल जो है ये जयपाल का ही पुत्र है, यानी बाप और बेटा दोनों को तो एकदम बर्बाद कर दिया मोहम्मद गजनबी ने। अब ये भी अपना पिता के जैसे ही अपना सुसाइड कर लेता है, और इसका भी कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाता है, यानी आनंद पाल भी यहाँ पर ख़त्म हो गया। इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है 12वां आक्रमण। इससे पहले 6 में आपका जाके एक और इम्पोर्टेंट बात होता है, क्या ना आपका जाके मोहम्मद गजनबी 6ठे आक्रमण से मूर्तियों का भंजन करना स्टार्ट कर देता है। इससे पहले मूर्तियों को नहीं तोड़ता था, लेकिन 6ठा आक्रमण से देखा गया है कि मोहम्मद गजनबी मूर्तियों को तोड़ने लगता है। अब इसके बाद क्या जाता है ना 12वां आक्रमण। 12वां आक्रमण जो स्टार्ट होता है वो आपका जाके 1018 ईस्वी से आपका जाके 1019 ईस्वी के बीच में, ठीक है। कब से? 1018 से 1019 के बीच में होता है। और ये जो आक्रमण हुआ किस पर हुआ ना, हो गया आपका जगह मथुरा और कन्नौज के ऊपर हो गया। किसके ऊपर हो गया? मथुरा तथा कन्नौज के ऊपर हो गया। मतलब ये आपका जाके मूर्ति तो एकदम यहाँ पर पूरा मिला होगा, और यहाँ पर किसी भी मूर्ति को छोड़ा नहीं होगा मोहम्मद गजनबी, ठीक है। अब यहाँ का जो राजा था वो कौन था ना, प्रतिहार था, ठीक है। कौन था? प्रतिहार था।
इसके बाद इंपॉर्टेंट आ जाता है 13वां आक्रमण, जो कि VVI है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही वाला है, ठीक ना। तो 13वां आक्रमण जो किया आपका जगह कब ना 1019 से 1020 के बीच में किया, और ये जो आक्रमण था कहाँ पर किया गया ना, ये किया गया आपका जाके चंदेलों के ऊपर। किसके ऊपर किया गया? चंदेलों के ऊपर किया गया। और यहाँ का राजा कौन था ना आपका जाके विद्याधर था। इसे आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि विद्याधर जो था आपका जगह बहुत ही योग्य राजा था और बहुत ही कुशल था, क्योंकि विद्याधर ही एकमात्र ऐसा राजा था जिसने मोहम्मद गजनबी के आक्रमण को विफल कर दिया था। यानी इसमें से एक क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनबी के आक्रमण को किसने सफलतापूर्वक दबाया था? तो वो विद्याधर ने दबाया था, ठीक ना, जो कि चंदेलों का राजा था। तो चलिए अब आगे चलते हैं। आगे क्या ना हमारा है आपका जगह 16वां नंबर आक्रमण। 16वां नंबर आक्रमण किया गया 1025 में। कब ना आपका जगह 1025 में किया गया, और यह सोमनाथ के मंदिर के ऊपर आक्रमण किया गया। किसके ऊपर? सोमनाथ के मंदिर के ऊपर यह आक्रमण किया गया, जिसमें माना जाता है कि इसको इतना ज़्यादा सोना चांदी मिला कि ये आपका जाके 15वां आक्रमण में कुल मिलाकर उतना सोना इसको नहीं मिला था। मतलब समझ रहे हैं, एक ही आक्रमण में इसको इसका डबल मिल गया। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो ये जो आपका जगह सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया मोहम्मद गजनबी ने, तो यहाँ का शासक कौन था ना आपका जगह भीमदेव था, जिसे भीम प्रथम के नाम से भी जानते हैं। अब ये सोमनाथ मंदिर जो है किसका मंदिर है ना, ये भगवान शिव का मंदिर है। साथ के साथ ये कहाँ पर स्थित है ना, ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है। ये अभी भी स्थित है, आप जाके देख सकते हैं। अब चलिए चल जाते हैं 17वां आक्रमण में। और 17वां आक्रमण को जानने से पहले हमें 16वां आक्रमण में थोड़ा सा और जानना पड़ेगा। इसमें क्या जानना पड़ेगा ना, ये सोमनाथ को तो आपका जगह मोहम्मद गजनबी ने लूट लिया, लेकिन लूटा हुआ माल को ये जब ले जा रहा था तब जाठों ने बीच रास्ते में मोहम्मद गजनबी पर आक्रमण कर देता है, जिसमें जाठों द्वारा कुछ माल फिर से लूट लिया जाता है। यानी लूटा हुआ माल फिर से लूट लेता है जाठों ने, ठीक है, यानी जाठों ने लूट लिया। अब ये आपका जाके जो मोहम्मद गजनबी था, इसका तो आपका दिमाग हिल गया कि सारा लूटा हुआ माल किसने लूट लिया। तो मोहम्मद गजनबी एक षड्यंत्र रचा। इसके बाद फिर जो 17वां आक्रमण किया वो जाठों पर ही कर दिया। मतलब सोच रहे हैं ये कितना खतरनाक था। इतना माल लूटा फिर भी पेट ने भरा, उससे थोड़ा सा कोई छीन लिया। अब उसको छीनने के चक्कर में ये 17वां आक्रमण कर दिया और जाठों के ऊपर यह भयंकर आक्रमण किया गया, और जो माल लूटा था उसका कुछ हिस्सा फिर वापस लेके चल गया। अब ये जो आक्रमण था ये आपका जगह अंतिम आक्रमण था मोहम्मद गजनबी का। आशा करते हैं आप समझे हैं, ठीक है। अब चलिए चलते हैं, देखते हैं जो कुछ इसका प्रमुख इतिहासकार था, यानी दरबारी इतिहासकार था, वो भी देख लेते हैं। तो पहला आपका जगह इतिहासकार आता है वो उतबी, उसके बाद अलबरूनी, उसके बाद फिरदौसी आ जाता है। अब देखिए ये कौन कौन किताब लिखता है वो भी देख लेते हैं। तो उतबी ने आपका जाके किताब लिखा था किताबुल यामिनी, और उसके बाद आता है क्या ना तारीख यामिनी, यानी किताबुल यामिनी और साथ के साथ तारीख यामिनी, ये आपका जाके उतबी के द्वारा लिखा गया है। इसके बाद आ जाता है कौन आपका जाके अलबरूनी। कौन? अलबरूनी। अलबरूनी भारत आया था मोहम्मद गजनबी के साथ, वो भी 11 सदी में, ठीक है। कब आया था? 11 सदी में आया था। ये आपका जगह इंपॉर्टेंट बनता है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि अलबरूनी किसके साथ आया था और कब आया था, तो ये आपको पता हो गया। अब चलिए ये किताब लिखा है वो क्या लिखा है ना आपका जाके किताबुल हिंद। क्या लिखा है? किताबुल हिंद। और इससे हमारा भारत के बारे में जानकारी मिलता है। और क्या जानकारी मिलता है ना आपका जाके तत्कालीन, यानी इसके समय जो भारत का संरचना कैसा था और यहाँ का संस्कृति वगैरह का बारे में पूरा का पूरा इसमें जानकारी मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छी तरीके से व्याख्या किया गया है अलबरूनी के द्वारा, ठीक है। अब इसका देखिए हिंदी भी रूपांतरण किया गया, और इसका हिंदी रूपांतरण किसने किया ना आपका जाके रजनीकांत शर्मा के द्वारा किया गया हिंदी रूपांतरण किताबुल हिंद का, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिरदौसी। फिरदौसी ने आपका जाके शाहनामा नामक एक किताब लिखा, जो कि फारसी भाषा में लिखा गया है। यह किताब आपका जाके अफगानिस्तान का महाभारत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अफगानिस्तान का महाभारत। किसे कहा जाता है ना? शाहनामा को कहा जाता है। किसके द्वारा लिखा गया? फिरदौसी के द्वारा लिखा गया। और यही फिरदौसी को आपका जाके पूर्व का होमर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पूर्व का होमर। किसे जाना जाता है ना आपका जाके? फिरदौसी को जाना जाता है। तो चलिए ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त हो गया। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर से जरूर कमेंट कीजिए। साथ के साथ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। तो चलिए रखते हैं।